स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ टर्नओवर रेशियोज। इन टर्नओवर रेशियोज के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करूँगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है जो आपके स्टॉक के सर्कुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि बिजनेस में आपका जो स्टॉक है वो किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है। आपके पास अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो बताता है कि आप अपना स्टॉक जो है किस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं। ये रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दीजिए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आता है। नॉर्मली ये रेशियो ज़्यादा हाई रहे तो अच्छा रहता है, इसका हाई रहना ही अच्छा होता है, बट बहुत ज़्यादा हाई रहना इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस। बट लो रहना इज विल इंडिकेट ओवर स्टॉकिंग एंड पाइलेशन ऑफ स्टॉक कह सकते हैं। और अनसोल्ड इन्वेंट्री का रहना इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि गुड्स ही नहीं बिकेंगे तो फिर आगे जाके आप अपने दूसरे खर्चे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, अपने एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करेंगे। दैट्स वाई। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाता है उसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला रहता है बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो इसका मेन फॉर्मूला हो गया, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी डिक्रीज इन इन्वेंट्री आप कह सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिक्रीज इन इन्वेंट्री ही होता है। ठीक है। और अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री होगा तो समझ जाइएगा उस केस में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री को आप माइनस में लीजिएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस में। अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखे होंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लीजिएगा। ठीक है। प्लस नेट परचेजेज यानी परचेज प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपका जो है दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है RFO माइनस GP। RFO का मतलब यहाँ पे नेट सेल्स होता है, यानी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। RFO अपने आप में नेट सेल को रिप्रेजेंट करता है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्लस ग्रॉस लॉस। अगर लॉस होगा तो प्लस करिएगा, प्रॉफिट होगा तो माइनस करिएगा। फिर ये जो अगला फॉर्मूला मैंने बड़ा सा लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से लिया हुआ फॉर्मूला है, जो एक्सपेंसेस की हेडिंग्स दे रखी होती हैं। वहाँ पे ओवरऑल 7 हेडिंग होती हैं, 7 में से मैंने 5 हेडिंग को लिया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 7वीं। ठीक है बच्चों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस के आगे मैंने ब्रैकेट में DE लिखा है, दैट इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इनका केवल वही वाला पार्ट लेना है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जुड़ा होगा, वो आपको नोट्स टू अकाउंट से मिल जाएगा इनके। अगर इनके नोट्स टू अकाउंट गिवन नहीं है तो उस केस में फिर आप इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानिएगा और मत लीजिएगा। उसके अलावा एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका 11th क्लास वाला फॉर्मूला है जो आपने सीखा था एडजस्टेड परचेज का, जिसका अपना फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। ठीक है। उसमें अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर देंगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या CORFO आ जाएगा। एक और फॉर्मूला आपने 11th क्लास में सीखा होगा जो रेयरली ही यूज़ किया होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ये सब फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही हैं। मेजॉरिटी में आपका जो यूज़ होंगे वो पहले और दूसरे वाले फॉर्मूले ही होंगे जो लिखे हैं ऊपर सीरीज़ में। फिर आपका जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करना होगा, जस्ट टू फाइंड आउट योर एवरेज इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज। जिसके लिए उनको दोनों को जोड़ा जाएगा और अपॉन 2 कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक फ़र्क और समझ लीजिए, इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी दे रखे होते हैं, तो उनको डिडक्ट कर दीजिएगा इन्वेंट्री में से वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज इन्वेंट्री और एज वेल एज वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों। एक फ़र्क मैं और आपको बताने जा रहा हूँ, टाइम्स और टाइम्स मोर का फ़र्क, जो काफ़ी बड़ा फ़र्क बन जाता है, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो आप इसको समझ लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे। X और 2X, इसका मतलब होता है कि अगर सपोज ओपनिंग स्टॉक X है तो क्लोजिंग स्टॉक उसका 2 टाइम्स है। ठीक है। और X और 3X का मतलब हो गया कि ओपनिंग स्टॉक अगर X है तो क्लोजिंग स्टॉक 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स को हम 2 टाइम्स मोर भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कहा जाता है टू टाइम्स तो आप मानेंगे 2x है, लेकिन आपसे कहा जाता है 2 टाइम्स मोर है तो आप समझ जाएंगे कि वो 3x है। यानी अगर मैं कहता हूँ 1.5 टाइम्स तो वो 1.5x है, लेकिन अगर आप कहा गया कि 1.5 टाइम्स मोर है तो इसका मतलब वो 2.5x है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी इसमें वीडियो में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले को ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोग करिए टी एस ग्रेवाल बुक से अपने, या अपने जो भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे कोई भी बुक से आप कर रहे हो, किसी भी एकेडमिक बुक से आप कर रहे हो, किसी भी टेक्स्ट बुक से आप कर रहे हो, किसी भी सैम्पल पेपर से आप कर रहे हो, किसी भी अपने ट्यूशन के कोचिंग के क्वेश्चन पेपर से आप जो कर रहे हो, ठीक है, आप करिए। ये फॉर्मूला आपको, ये वीडियो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से जुड़े हुए क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करने जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ और बता दूँ, फिर इसको कंक्लूड करूँगा। वो एक फ़र्क होता है ग्रॉस प्रॉफिट का कॉस्ट पे होना या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स पे होना एज अ परसेंटेज। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट पे ही दे रखी है और कॉस्ट की ही वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट आप ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट पे निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पे दे रखी है मगर वैल्यू कॉस्ट की है तो ऐसे में सेल को आप 100 लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को उसमें से माइनस कर दीजिए, बिकॉज 100 का कितना ही परसेंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। उससे कॉस्ट की एक इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख दे रखा है मगर जीपी जो है वो सेल का 20% है, मगर वो तो सेल का 20% है, आरएफओ का, कॉस्ट का तो नहीं है। तो माना कॉस्ट सेल है 100, जीपी आ जाएगा 20 और सीओजीएस आ जाएगा 80, ठीक है। तो आपको सेल निकालनी है तो 100 ऊपर रखिएगा, 80 नीचे रखिएगा, इंटू 20 लाख कर दीजिएगा, आपकी सेल निकल आएगी। 100 ऊपर 80 नीचे इंटू 20 लाख। क्लियर बच्चों। अगर मैं ये कहता कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही 20% है तो 20 लाख का ही डायरेक्ट 20% निकाल लेता, जीपी आ जाता और फिर उसको प्लस करके सेल भी आ जाता, ठीक है बच्चों। ऐसी अगर आपको वैल्यू सेल की दे रखी है सपोज 30 लाख मगर लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 मानिए है, जीपी 25 आ जाएगा, सेल 125 आ जाएगा। तो कॉस्ट निकालनी है 100 ऊपर 125 नीचे इनटू जो दे रखा है दैट इज सेल 30 लाख। तो 100/125 इंटू 30 लाख करेंगे तो आपका 24 लाख आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप जो है जो मैंने एग्जांपल दिया था 20 लाख इंटू 100/80 करेंगे तो भी ये आपका आ जाएगा 25 लाख, ठीक है बच्चों। वो सेल निकल के आती है उस केस में। तो कहने का मतलब मेरा ये होता है बच्चों कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको 100 मान लीजिए, लेकिन तब जब ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज उस पर ना देके सॉरी जिसकी वैल्यू गिवन है उस पर ना देके किसी और पे दे रखी है, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ही है तो डायरेक्ट कॉस्ट पे ही निकाल लीजिए। सेल दे रखा है और जीपी परसेंटेज सेल पे ही है तो डायरेक्ट सेल पे निकाल लीजिए, 100 अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 अज्यूम करने की जरूरत तब पड़ती है किसी भी चीज़ को जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज किसी और चीज़ पे दे रखी है और वैल्यू किसी और चीज़ पे। कॉस्ट की दे रखी होगी तो प्लस जीपी इजकल टू आरएफओ हो जाएगा, सेल की दे रखी होगी तो माइनस जीपी इजकल टू सीओजीएस आ जाएगा। और 100 का कितना ही परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, आप लोग जानते ही हैं। फिर उस जिस भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो 100 ऊपर इंटू जो दूसरी चीज़ की इमेजिनरी वैल्यू आई है वो नीचे अज्यूम वैल्यू इंटू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गिवन थिंग सीओजीएस और आरएफओ, उससे अपने आप ही दूसरी चीज़ निकल आएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात में आपको, ठीक है। एंड इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, सम इलस्ट्रेशन एंड देन सम क्वेश्चंस ऑफ टी एस ग्रेवाल, ठीक है, एंड मे बी सम क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल पेपर्स। मेरे पास टी के गोयल और टी एस ग्रेवाल दोनों के सैम्पल पेपर्स हैं जो लेटेस्ट एडिशन के हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी जो क्वेश्चन होगा इससे टर्नओवर से जुड़ा हुआ वो भी डिस्कस कर लूँगा मैं आप लोगों से बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।